कि कोरोना महामारी के चलते भी हम आप एकत्र हुए हैं। जो हमारा लक्ष्य है उस पर हम केंद्रित रहते हुए अपनी किसी गतिविधि को हमने विराम नहीं दिया है। यह एक वैशिष्ट्य ही है। अगर मैं अपनी बात को अपनी वैदिक संस्कृति से जोड़ूं, यानी अपना ध्यान अपने पीछे की ओर ले जाएं, अतीत में जाएं, उसमें झांकें, तो हम यह पाते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, हमारी जो सीखने की कला थी, जो ज्ञान का आदान प्रदान करने की परंपरा थी, वह वास्तव में न केवल धनी थी बल्कि वैशिष्ट्य संपन्न थी। सांस्कृतिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। परंतु जब हम मुगल काल में आते हैं, ब्रिटिश काल में आते हैं, तो स्वार्थ बस कुछ ऐसे लोगों ने जिनको भारत से सख्त नफरत थी, भारत के लोगों से सख्त नफरत थी, उनकी संस्कृति से सख्त नफरत थी, उन्होंने सब कुछ बदलने की परंपरा शुरू की। और यहां तक कि धार्मिक से लेकर शैक्षिक और जो सामाजिक परिवेश था उसको भी इस कदर चोट पहुंचाई कि आज हम समाज में इन बातों को करने के लिए विवश हो गए हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। रामचरितमानस सब पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे तो नाम जरूर सुना होगा। राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, शूर्पणखा, ये रामचरितमानस में कुछ ऐसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें, लेकिन दिव्यांगता से आज जिस विषय पे मैं जोड़ना चाह रहा हूं, संस्कृति को शिक्षा से, वहां अपने में विशिष्ट रहा है। 12वें रामायण आप पढ़ेंगे, वो प्रसंग याद करिए जब सीता जी पंचवटी में होती हैं, लक्ष्मण जी कुछ दूर होते हैं, राम जी कुछ दूर होते हैं, शूर्पणखा आती है, प्रणय निवेदन करती है, राम लक्ष्मण की ओर भेजते हैं, लक्ष्मण राम की ओर भेजते हैं। अंततः जब विवश हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा विषय लंबा अगर लेता हूं मैं धार्मिक दृष्टिकोण से तो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में ले रहा हूं इस विषय को। तो राम ने जब लक्ष्मण के पास भेजा, आप जाइए, वह कुमार है, आपकी इच्छा पूरी करेगा, लक्ष्मण ने राम की ओर भेज दिया। चूंकि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लक्ष्मण भी कुमार हैं, तो भगवान राम ने कहीं ऐसे स्कूल में शिक्षा तो नहीं पाई थी जहां संकेत भाषा बताई गई हो। लक्ष्मण ने ऐसे विशेष विद्यालय में तो शिक्षा नहीं पाई थी। लेकिन देखिए 12वें रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, वेद नाम गणि अंगुरिन खंड प्रकाश, शूर्पणखा पठई तब लक्ष्मण के पास। वेद नाम गणि अंगुरिन खंड प्रकाश, शूर्पणखा पठई तब लक्ष्मण के पास। कितनी धनी संस्कृति थी। संकेत भाषा कहीं भी नहीं पढ़ाई गई भगवान राम को, या यूं कहूं कि आजकल से विशेष विद्यालय के रूप में नहीं पढ़ाई गई। यानी जो गुरुकुल हुआ करते थे वहां साइन लैंग्वेज से लेकर ब्रेल से लेकर सारी की सारी विधाओं में पठन पाठन होता था, पढ़ाते थे।
ज्ञानार्जन होता था। लक्ष्मण ने क्या किया वो पता नहीं, क्या उठता नहीं है, और आगे विषय में जाऊंगा भी नहीं, इसलिए कि वो हमारा विषय और आगे नहीं है वहां पे। अब दूसरा विषय लीजिए, और ये विषय मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो आज हमको विषय दिया गया है, कठिनाइयां, शिक्षा में समस्याएं। दीर्घतमा का नाम आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो हल्का सा बीच देता हूं। दीर्घतमा जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान, दृष्टिबाधित, यानी जन्म से ही दृष्टिबाधित थे, और उनके ही परिवार के लोगों ने उनके साथ विभेद किया, यहां तक कि पत्नी ने भी। यानी जब हम शिक्षा की बात करते हैं, जब हम शिक्षा से संपन्नता की बात करते हैं, तो सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, शैक्षणिक परिवेश और राजनीतिक और नीतिगत परिवेश, इन सब का अलग अलग योगदान होता है, और ये कहीं ना कहीं हमको प्रभावित भी करती है। अभी आपने देखा होगा जब अपना भारत परतंत्र था, परतंत्रता की वेली से जब मुक्त हुआ 1947 के बाद, 50 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और इस बीच 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर बनता है। इसके पहले ही बहुत सारे चार्टर बने, सिविल राइट्स भी और सारे भी, लेकिन स्पेसिफिकली मैं 1948 के चार्टर को इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि यह दिव्यांग जन के लिए अपने में बहुत कुछ संजोए हुए है। भारत आजाद होता है, सरकारें बनती हैं, सत्र आता है 78-79 का, और तब तक हमारा भारतीय संविधान जो कुछ देता है, परंतु 78-79 तक हमारा भारत इस पर हस्ताक्षर करता नहीं बन पाता, जबकि कुछ नहीं करना था, मात्र इंडिया की ओर से ऑफर जाता है। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले ही यह कह दिया था, और तब आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति विलियम संजीव रेड्डी साहब इस पर सिग्नेचर करते हैं और उसमें वर्ड देते हैं नीचे। हमारा भारतीय संविधान बहुत ही परिपूर्ण है, परंतु यदि कहीं इसमें बाधा आती है तो हम उसको इस चार्टर की दृष्टि में परिभाषित करेंगे, इस चार्टर की दृष्टि में व्याख्या करेंगे और इसको अनुपालन करवाएंगे। अब जरा सा गौर फरमाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, और जो हम डायरेक्टिव पॉलिसी की बात करते हैं पार्ट 4 की, नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो वह भी अपने में शिक्षा की बात को लिए हुए रहता है। कितने सजग थे हमारे राजनीतिक बंधु आजादी के बाद से 78-79 तक। आप स्वयं देख सकते हैं कि इतने अंतराल के बाद 78-79 में जाके सिग्नेचरी बने उस चार्टर के। खैर बढ़िया हुआ, देर आए दुरुस्त है, चलो किया। फिर आता है वह कालखंड जब संपूर्ण भारतवर्ष में दिव्यांगजन के लिए कुछ नहीं था। आपको याद होगा, अपने दृष्टिबाधित साथी ही थे जिन्होंने संघर्ष किया था, पार्लियामेंट स्ट्रीट में लाठियां चली थी, गोले बरसाए गए थे उन पर, और तब उत्तर प्रदेश में पहली बार आरक्षण का बिंदु आया था, और वो आया था उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शारीरिक दिव्यांग
जो भी हैं उनके लिए आरक्षण के लिए बात आई थी। कानून पूर्ण रूपेण तब भी नहीं आया। 1995 का एक्ट आता है, उसमें भी जैसे होता है ना हैज़र्ड वे में, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो, ऐसा करके चूंकि अंतरराष्ट्रीय दबाव था, जैसे तैसे निपटा दिया। यानी इनकम्प्लीट लेजिस्लेशन, परिपूर्ण तो कोई भी नहीं है, सिवाय ब्रह्म के परिपूर्ण कोई नहीं है। पूर्ण है तो केवल ब्रह्म है, परंतु फिर भी हम आप इस समाज में हैं तो पूर्णता की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। हम उसको पूर्णता नहीं कहेंगे बल्कि परिपक्वता कहेंगे, और शिक्षा का उसमें अहम रोल है। 1995 का एक्ट आता है, बहुत सारी कमियां होती हैं, सब लोग आवाज भी उठाते हैं उसके लिए। रिप्लेस होता है वो एक्ट 2016 के जरिए, आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016। जब ये इनेक्टमेंट आया और इसमें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, थावरचंद गहलोत जी, रियली हम सबको उनका धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि 2016 में यदि आपको ध्यान हो तो संपूर्ण सत्र में संसद में कोई कार्य नहीं हुआ था। यह अकेला अधिनियम पारित हुआ था, जैसे तैसे पारित हुआ, एक अलग बात है वो। कुछ सरकार को समझौते करने पड़े, एक अलग विषय है वो, परंतु काफी कुछ आया। और आपको याद ये भी हो, जब संसद में चर्चा हो रही थी तो जो बिल आया था वह 5% के आरक्षण को लेकर के आया था कि हम दिव्यांग जन को 5% का आरक्षण देंगे, क्योंकि दिव्यांगता की श्रेणी हमारी 21 हो रही थी। अब खड़गे साहब हैं, आप जानते हैं कर्नाटक के, वो ढाल तलवार खड़ग लेके तैयार हो गए संसद में। भयंकर रूप से बहस किया उन्होंने, क्योंकि सरकार के सामने राज्यसभा में पास करवाने के लिए व्यवस्था थी, तो दबाव में आकर के 5 नहीं तो 4 पे आके टिक गए। हालांकि वो तो 3 पे तैयार थे, चलो 4% ही आरक्षण हुआ। विसंगतियां अभी भी हैं, चूंकि श्रेणी हमारी 21 हो गई, लेकिन आरक्षण कितना हुआ? 5%। और उसमें कैटेगरी कितनी जोड़ी गई? 21, और उस 21 में भी बहुत सारी श्रेणियां। तो ये विसंगति है, वो भी रास्ते में, पाइपलाइन में, आज नहीं तो कल वो भी डिसाइड होगा। जो डिसाइड हुआ इसमें भी कुछ चेंज होना है। आरक्षण कब फायदा करेगा? भाई आप पढ़ाओगे नहीं, आप विद्यालय दोगे नहीं, विद्यालय में एडमिशन होंगे नहीं, तो आरक्षण देने का फायदा क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में अपना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेक्शन 16, 17 डील करते हैं शिक्षा के क्षेत्र को। आप जब उसको देखेंगे तो उसमें वे विद्यालय जो फंडेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं, गौर फरमाएंगे, फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड, यानी अगर गवर्नमेंट से उनको फंड मिल रहा है, गारंटी एड मिल रही है या एडेड है, वट एवर द काइंड ऑफ एड इज, फंड इज, इट इज इमैटेरियल बट फंडेड है। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स they are neither aided nor getting granted aid, ना तो अनुदान ले रहे हैं और ना ही एड फंडेड है किसी भी तरह से। ऐसे विद्यालयों में भी दिव्यांग जन को शिक्षा देने के लिए बाध्य किया गया है। सेक्शन 16 में साफ साफ मेंशन है, और इस पर मैं चर्चा करूं इसके पहले अगर आप प्रियम्बल में जाते हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रियम्बल में जाते हैं, तो वहां भी ये साफ साफ है, एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज फ्री टू मेक हिज ओन चॉइस। ओन चॉइस, गौर फरमाएंगे, और ये ओन चॉइस जो है यही पूरे चार्टर की
पूरे अधिनियम की जान है, प्राण है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के माध्यम से आपके संज्ञान में होगा कि 5% का आरक्षण हायर एजुकेशन में दिव्यांगजन को दिया गया है। अब सवाल यहां पर यह आता है, जैसा मैंने पहले कहा कि जब हमारा दिव्यांगजन का ड्रॉप आउट, यानी हमारे दिव्यांगजन विद्यालय जा ही नहीं पाते, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो यह 5% का आरक्षण हमें कैसे सहयोग करेगा? 4% का नौकरियों में आरक्षण हमको कैसे सहयोग करेगा? क्या हम राष्ट्र की मुख्य धारा में आ पाएंगे? क्या हम राष्ट्र के लिए जो अपना सहयोग देना चाहते हैं उसमें हम आ पाएंगे, अपना सहयोग दे पाएंगे? अब यहां पर हमारी आपकी जो संस्थान है उनकी समाज के सभी वर्गों की उपयोगिता आती है, उनको सहभाग करना है। नीति श्लोक की बात करें तो आप जानते हैं, आपने ही पढ़ा होगा, हमारे बंधु भी सब पढ़ते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। और इस कोविड-19 के काल में जब शिक्षा ऑनलाइन सब लोग प्रिफर कर रहे हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बैठा हुआ है, कितनी कठिन है। जो अपने सामान्य बंधु हैं वो घर पे बैठ के प्रॉपरली एजुकेशन ऑनलाइन नहीं ले पा रहे, उनको प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा, तो दिव्यांगजन के लिए ऑनलाइन एजुकेशन अपने में कई सारे मामलों में पीछे कर देती है। परंतु अपने प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, जान है तो जहान है। पहला काम क्या है? अपने को सुरक्षित रखना। जब हम सुरक्षित हैं तब उसके बाद हम अन्य चीजों पर बात करते हैं। शिक्षा में जितनी समस्याएं हैं, अगर मैं उसको एलिब्रेट करना शुरू करूं तो शायद 1 घंटे कम पड़ेंगे, लेकिन इसके समाधान भी इतने ज्यादा हैं कि अगर उसको एलिब्रेट करूं तो शायद 10-15 दिन लग जाएंगे। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान अवश्य ही है। समस्या होती तब है जब उसका समाधान बन चुका होता है। बस एक दृष्टि चाहिए होती है उस समस्या को समाधान के लिए, समाधान तक जाने के लिए। मैं अभी इस कोविड-19 के पहले गुवाहाटी था, असम, वहां पर तकनीकी बातों की चर्चा हो रही थी और जो जो रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में भी, उन सब पर 2 दिन का वर्कशॉप भी था। NILD कोलकाता ने ऑर्गेनाइज किया था उसको। वहां बहुत सारे ऐसी डिवाइसेज आई, वो चाहे अपने दृष्टिबाधित के लिए रही हो, चाहे अपने साइन लैंग्वेज या अपने श्रवण बाधित के लिए रही हो, या लोकोमोटर जो हैं उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए रही हो। कोविड-19 के चलते खासतौर से जो अपने श्रवण बाधित हैं और जो दृष्टिबाधित हैं, और इसी के साथ साथ जो मानसिक मंदित हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ ज्यादा कठिनाइयां हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप नहीं बता सकते उनको, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले हैं, इसलिए उनको विशेष संसाधन की आवश्यकता है। विशेष संसाधन जो अनुसंधान के जरिए आ चुके हैं
उनको एडिप में शामिल करने की जरूरत है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, यहां पे श्रवण बाधित क्षेत्र में एक डिवाइस आ गई है। जैसे आप साइन लैंग्वेज नहीं जानते, हम साइन लैंग्वेज नहीं जानते, तो अगला साइन लैंग्वेज जानता है, तो डिवाइस होगी जो साइन लैंग्वेज जानता है, वह साइन लैंग्वेज अपनी बात कहेगा और हमारी डिवाइस पर वह डिस्प्ले हो जाएगी कि ये साइन लैंग्वेज में जो कह रहे हैं उसका सामान्य भाषा में अर्थ क्या है। ठीक ऐसे ही जो हम अपनी सामान्य भाषा में कहेंगे, वो श्रवण बाधित जो बंधु है, जो साइन लैंग्वेज जानता है, हमसे और वार्ता नहीं कर पा रहा, तो उसको उसकी साइन लैंग्वेज में, संकेत भाषा में अनुवादित हो जाएगा, वो भी समझ जाएगा। लेकिन सवाल यहां भी आता है, ऐसी डिवाइस अभी तक सामान्य जन में आ पाई है क्या? स्पष्ट उत्तर आएगा नहीं। कारण चूंकि अनुसंधान हुआ, अभी सरकारों को इस पर ध्यान देना है, इसको एडिप योजना में लाके, जो कॉस्टली है, सब तक इसकी पहुंच बनानी है। और साइन लैंग्वेज सब तक जा पा रही है क्या? अभी आप देखिए, कोई भी बच्चा जब विद्यालय पढ़ता है, या कोई व्यक्ति, इवन ISLRDC के जो अपने डायरेक्टर हैं, जो लोग भी हैं, वो लोग जब साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम समझ पाते हैं क्या? कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते। जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं समझ लेते हैं। तो क्या यह आइसोलेशन की स्थिति नहीं है? जब तक किसी भाषा से सामान्य व्यक्ति दो चार नहीं होता, बाकायदे जानकार नहीं होता, तो उस भाषा का क्या तात्पर्य है? अभी आपके सामने नई शिक्षा नीति आ गई है। नई शिक्षा नीति जब आप देखेंगे, उसका प्रियम्बल, इंट्रोडक्टरी सेशन जब देखेंगे उसका, तो जो अभी हमने कहा अपनी वैदिक काल से, उस चीज को जोड़ा। परंतु हम, आप जिस देश में हैं, आप जानते हैं कि यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कुछ लोग इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में कुछ लोग ही हैं, मुट्ठी भर लोग ही हैं, जो हर बात में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना अच्छी बात होती है, परंतु यह क्वेश्चन मार्क यदि सद्भाव पूर्वक हो, सकारात्मक हो, सृजनात्मक सोच लिए हुए हो, तो अपने में अच्छी है। परंतु यदि यह सृजनात्मक क्षमता लिए हुए नहीं है, सृजनात्मक भाव नहीं है, सकारात्मक भाव नहीं है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन मार्क वाले बंधु हैं, निश्चित रूप से उनको स्वयं को सुधार करना पड़ेगा। अभी हमने पूर्व में दीर्घतमा की चर्चा किया। दीर्घतमा जहां भी पढ़े, जिस गुरुकुल ने पढ़े, उस समय तो वहां बेल नहीं थी ना। फिर संस्कृत का अध्ययन कैसे किया उन्होंने? दीर्घतमा के बारे में स्पष्ट रूप से एक वाक्य आता है, जब स्त्री पुरुष की बात उनके सामने आई, तो उन्होंने कहा, ये आपकी दृष्टि का भेद होता है, वह स्त्री है या पुरुष है, आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं। अगर आप उसको स्वयं की तरह से देख रहे हैं, आंख बंद करके ब्रह्म के रूप में देख रहे हैं, तो वहां स्त्री कहां है? वहां तो ब्रह्म नजर आएगा ना, वहां आपको एक शक्ति नजर आएगी ना। इसीलिए जो इतना विद्वान दीर्घतमा, उसको समाज से, यहां तक कि लोगों ने समुद्र में फेंक दिया, घर से निकाल दिया। पारिवारिक पृष्ठभूमि, आज भी आप देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन बंधु हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित हों, चाहे श्रवणबाधित हों, चाहे मानसिक मंदित हों, या अस्थिबाधित हो, कोई भी हो। मैंने बहुत निकट से इन समस्याओं को झेला है, बहुत निकट से देखा है।
चूंकि उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर ये भार हो गया, तो यहां पर दिव्यांगजन को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बढ़ना पड़ेगा कि हम भार नहीं है, बल्कि भार आप लोग हमारे ऊपर हो। आप लोग से मतलब जो ऐसा सोचते हैं वो भार हैं। कारण कि उनको ना तो इस तरह की विद्या है, ना ज्ञान है। तो जब वो पृथ्वी पर भार है तो हम पर भी भार है वो। और रामचरितमानस का वो प्रसंग, सी राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में ईश्वर ही है। ये कहां से भाव आएगा? शिक्षा से आएगा। शिक्षा बाधित हो रही है। अभी देखिए, अभी कई बार हमने हमारी चर्चा हुई है इस पर कि कम से कम जिला या मंडल लेवल पर दिव्यांगजन के लिए एक इंटरमीडिएट कॉलेज या डिग्री कॉलेज होने ही चाहिए। और अगर नहीं है, कोई बात नहीं। जब सेक्शन 16 आ गया तो इसकी लाइट में जो भी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, जो भी प्राइमरी कॉलेज हैं, जो भी कॉन्वेंट कॉलेजेस हैं, जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अपने में समाहित करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज मैंडेटरी। सेक्शन 16 is mandatory. Mandatory means आज्ञापक. They cannot ignore it. If they ignore it, then they will be punished. और यहां तक है, अभी मेरे पास एक कल परसों का मामला है, विद्यालय का नाम नहीं लूंगा। एक वहां पर अपनी लर्निंग डिसेबिलिटी का आईडी बच्चा है, संपन्न लोग हैं वो, आईडी बच्चा है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, वहां पे भर्ती कराया। अब वो विद्यालय क्या बोलता है, हम फी कंसेशन नहीं देंगे, हम फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। कल सायंकाल करीब 3:30-4 पर उस विद्यालय के प्रबंधन का फोन आया, द्विवेदी जी ये प्रॉब्लम बताइए, मैं क्या करूं। मैंने एक लाइन में उनको यही बताया कि यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन। उन्होंने कहा हमने सीबीएसई गाइडलाइन फॉलो की है। हमने कहा सीबीएसई इज नॉट सुपीरियर, सुपीरियर इज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। बोले तो हम क्या करें? हमने कहा यू हैव टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन along with all the facilities you will provide that child, even device very free whatever is, वरना आपके विद्यालय की मान्यता खत्म हो जाएगी। शिक्षा के लिए अभी भी जो यहां तक कि प्राइमरी, अभी अंबेडकर नगर का आपने मामला सुना होगा, अपने उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, वहां के प्रधानाचार्य हैं, वो 8वीं क्लास का होता है ना, तो उसमें एक प्रधानाचार्य ऐसे कुछ होते हैं। उन्होंने एक दिव्यांगजन बच्चे को सीधे मना कर दिया, नहीं एडमिशन करूंगा। प्रशासन चूंकि रिपोर्ट गई और तुरंत एक्शन में आ गया, मामला सस्पेंड हो गए वो। शिक्षा देने के लिए, दिव्यांगजन को शिक्षित करने के लिए अपने में अधिनियम में पूर्ण व्यवस्था है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है, हम आप दिव्यांगजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर इस फील्ड में आए, काम करें। न्यायालय को भी बहुत जरूरत है सेंसिटाइज करने की। उनको भी नहीं पता है, जज साहब को भी, अगर पता भी सेंसिटाइज नहीं है, उनको हमारी जरूरत नहीं पता है। और न्याय या कानून व्यक्ति द्वारा बना है, व्यक्ति के लिए बना है, इसीलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होने स्वाभाविक है।
मैं तो धन्यवाद दूंगा डॉक्टर नागेश जी को, जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण विषय पे, और खासतौर से अभी कोविड-19 के सब्जेक्ट को ले रहा हूं मैं, आगे आने वाली समस्या क्या है इस पर भी चर्चा करूंगा, इस पर बात करने का मुझे अवसर प्रदान किया अपने इस मंच के माध्यम से। और आप सभी बंधु जो हमसे जुड़े हैं, अभी 73 लोग जुड़े हुए हैं हमसे, ये वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य का बात है। और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कोविड-19 के चलते डेली मैं एक वीडियो छोटा सा अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। कारण क्या है? और ताकि मैं अवेयर कर सकूं, मैं लोगों से मिल नहीं सकता हूं, तो कम से कम अपने 24 घंटे में से अगर वो 5 मिनट भी निकाल लेंगे दिव्यांगजनों के लिए, उसको सुन लेंगे, तो कुछ ना कुछ उनमें सेंसिटाइजेशन भी आएगा, और जो बातें कर रहा हूंगा मैं उन तक पहुंचाने में सफल हो पाऊंगा। अगर 4000 लोगों तक गया, 10,000 लोगों तक गया, हालांकि नीचे भी इस समय हमारी 40,000 की है, और उसमें से 500 लोग, 400 लोग, 300 लोग भी अगर तैयार हो गए, तो मेरा मकसद सफल हो गया। ऐसे 300 बंधु भगिनी अगर आ गए, तो समझिए कि समाज बदलने में देर नहीं लगेगी। कोविड-19 के चलते जो हमने अभी चर्चा किया, अपनी मुंबई की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और अपने दृष्टिबाधित साथियों के लिए देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस, बहुत सारी ऐसे पीडीएफ फाइल्स, बहुत सारी ऐसे बोल के बताने वाली उपकरण तैयार है। कुछ तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हैं, कुछ को आप वेबसाइट से एक्सेस करके, खुद डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ऑनलाइन मैं समझ सकता हूं कि उस तरह से सफल नहीं है जितना हम व्यक्तिशः आमने सामने बैठ के बात करते हैं, लेकिन जहां जीवन की बात आती है, आर्टिकल 21 आता है, जीवन जीने के अधिकार की बात आती है, तो जीवन प्रथम, फर्स्ट लाइफ, उसके बाद और कुछ, तो हम इसका अनुपालन कर सकते हैं। अपनी सक्षम पंजाब की टीम है, सक्षम नागपुर की टीम है, वो अपने ऐसे दिव्यांगजन बंधु के लिए जो बेल मटेरियल होता है उसको ऑडियो फॉर्मेट में तैयार करते हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको उसका लिंक शेयर कर देंगे बाद में, या श्रीमान नागेश जी को हम दे देंगे, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंजाब के अपने भूतपूर्व बैंक मैनेजर थे, पहले के मैनेजर है, वो दिव्यांगजन की सेवा में लगे हुए है वो, और ऑडियो फॉर्मेट में करके वो दे रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन अपने में बुरी नहीं है, खासतौर से तब जबकि आपका बच्चा या हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मानसिक मंदित है, दृष्टिबाधित है, और इस दृष्टि से देखें कोरोना में विद्यालय जाएगा या कहीं जाएगा, सरफेस छुएगा, लोगों से मिलेगा, अफेक्टेड हो सकता है, तो ऐसी दशा में परिवार में रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा, वो जो गाइडलाइंस हैं उनको पूरी तरह फॉलो करेगा, उसकी एजुकेशन भी चलती रहेगी। हाँ, इस समय एक दिक्कत बहुत ज़्यादा आई है संस्थाओं के सामने। जो संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनके सामने दिक्कत आई है। अभी एक स्पेशल एजुकेटर का ग्रुप है, कुछ बंधुओं ने हमें जोड़ रखा है उसमें। उनकी चर्चा जब मैं कर रहा था, उनकी समस्याएं थी, और नई शिक्षा नीति को लेके जिस तरह से उसमें कमेंट्स आ रहे थे, मैंने समझा यहाँ पे जवाब देना उचित नहीं है। कारण ये था कि जब कोई पॉलिसी बनती है, नई शिक्षा नीति में भी लोग कहते हैं दिव्यांगजन के लिए कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मैंने देखा दिव्यांगजन के लिए उसमें वह सब कुछ है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण आप देखेंगे उसमें एक क्लास है, और चूंकि डिसेबिलिटी का सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है,
स्टेट में उन्होंने लिखा हुआ है, स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनेगी, समिति बनेगी, और उसमें कुछ एनजीओ के लोग होंगे जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समान अच्छा, वो रहेंगे, अधिकारी बंधु रहेंगे, प्रशासन के लोग रहेंगे, शासन के लोग रहेंगे। फिर अकॉर्डिंगली वो तय करेंगे हमें क्या करना क्या नहीं करना, किसी को परमानेंट करना है, रेगुलर करना, बहुत कुछ अभी होना है। अभी तो हम कह सकते हैं जब नई शिक्षा नीति आई है तो जैसे शादी होती है ना, विवाह होता है, तो विवाह में क्या होता है, पहले वर देखते हैं, वधू देखते हैं, पसंद आया कि नहीं, बना कि नहीं बना। तो अभी नई शिक्षा नीति उस स्टेज पे है, अभी लड़का देखा गया है या लड़की देखी गई है, यानी और ये पक्का हो गया हाँ लड़का लड़की ठीक है, लेकिन अभी आगे की सारी प्रक्रिया बाकी है। इसलिए जो स्पेशल एजुकेटर ये सोच रहे हैं कि अस्थायी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमें नौकरी पक्की कब मिलेगी, हम मन लगा कब पढ़ पाएंगे, या शिक्षा की जो पद्धति होगी वो क्या होगी, अभी बहुत कुछ चेंज होना है। बस हमको आपको सकारात्मक विचार लेके आगे बढ़ते जाना है। समस्याओं की बात भाई साहब ने विशेष रूप से करी है, तो कोविड-19 के चलते संस्थाओं को आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा आई हैं, फंडिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई है, और कुछ आरसीआई ने प्रॉब्लम्स चाहे क्रिएट करी हैं या हुई हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का अभी वो विजन नहीं है जो दिव्यांगजन को वास्तव में चाहिए। कारण ये है कि वो इससे पीड़ित नहीं है, लेकिन सारी ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे विजन देते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उन ब्यूरोक्रेट्स से मिलना है, सेंसिटाइज करना है, फिर जो नीतिगत समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। आपको बताऊं, मुझे याद है, एक एग्जांपल दूंगा मैं। श्रीमान नागेश जी, हेलो हेलो, श्रीमान नागेश जी सुन पा रहे हैं क्या? सर टाइम मेरे लिए कितना बोलने के लिए? अभी अभी 20 मिनट है ठीक सर, है, कंटिन्यू। नहीं क्या क्वेश्चन आवर तो नहीं है? नहीं, अभी आप कंटिन्यू करें, फिर कर लेंगे हम लोग, 10 ठीक मिनट तक आप। ठीक है। तो वहां पर एक सवाल आया था, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन की बात चल रही थी, एडवाइजरी बोर्ड में बैठा हुआ था, और उसमें जो विषय आ रहे थे, इस पद के लिए योग्य नहीं है, इस पद के लिए योग्य नहीं है, ये तो फील्ड का काम है, इसमें ये काम नहीं कर सकते। एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ लोग कहना था, कुछ और भी विभाग के लोग थे, उनके जो लोग थे सचिव प्रमुख सचिव का कहना था। मैं कुछ देर बैठा शांति से सुनता रहा। आप जानते होंगे श्रीमान अजीत जी अपने हैं, अभी आईएएस है उत्तर प्रदेश में, दृष्टिबाधित है, वो भी उस बैठक में थे। उस समय जब बात चल रही थी 10 मिनट मैंने सबको सुना, उसके बाद मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, आप ये बता दीजिए कौन सा काम कौन व्यक्ति कर पाएगा, किस प्रकार की दिव्यांगता कर पाएगा, इसके लिए अपने मानक कैसे तय कर रखे हैं, ये बता दीजिए। आपने ये कैसे तय कर लिया कि ये फील्ड का काम है, वो दिव्यांगजन नहीं कर पाएगा? मैंने मान लिया उसको दोनों पांव नहीं है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाएगा, ये कैसे आपने तय कर लिया? स्टेनो की बात आई, मैंने कहा आपने ये कैसे तय कर लिया कि उसको हाथ नहीं है तो टाइप नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल लिम्ब लगा कर सकता है ना, वो कैसे आपने उसको किनारे कर दिया? और फिर मैंने एग्जाम्पल दिया उनको, मैंने कहा मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे हाथ नहीं है, कोई ऑपरेटर्स नहीं लगाऊंगा, कोई अप्लायंस नहीं, मैं टाइप करके आपको दिखा रहा हूं, बताइए कैसे आपने तय कर लिया? बोले सर आप एक्सेप्शन हो। मैंने कहा इसी तरह से हर दिव्यांगजन बंधु समाज में रहने वाला एक्सेप्शन है, हर व्यक्ति समाज का विशिष्ट है, हर व्यक्ति समाज का दिव्यांग है, हर व्यक्ति समाज का सकलांग है। इसलिए ये सोच अपने मन से निकाल दीजिए कि ये दिव्यांग है, ये सकलांग है, इसके लिए ये सीट, इसके लिए ये सीट। और आपको जानकर हर्ष होगा कि इस बार जो अभी उसके बैठकें होनी थी कोविड-19 के चलते शायद नहीं हो पाई हैं,
उसमें जो पदों के चिन्हांकन की संख्या है वो विभिन्न विभाग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बढ़ रही हैं, विभागों में वो पद बढ़ रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पर है, शिक्षा में भी हमको ये विशेष एजुकेशन, स्पेशल स्कूल बने, कोई कहता नहीं दस्तेबाजी के लिए अलग स्कूल बने। मेरा सजेशन ये है, बिना एनजीओ के आए हुए, बिना स्वैच्छिक संगठन के हाथ लगाए हुए कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। कोई भी योजना बना लीजिए, सरकार कोई भी योजना बना ले, सफल तब तक नहीं होगी जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाग नहीं करता, सहभाग नहीं करता, समाज के स्वैच्छिक संगठन नहीं आते ईमानदारी के साथ, तब तक कुछ नहीं होने वाला। रसोई में भोजन मंगे तैयार हो जाता है, भोजन स्वयं उठ के नहीं आता, हमको जाना पड़ता है भोजन के थाली के पास तक। ठीक है, स्थिति हमारे लिए भी है। हमारे दिव्यांगजन के अंदर जो भाव है ना, कह रहे नहीं हमें क्या मिलेगा, हम क्यों जाएं वहां पे, हमें हर चीज मुफ्त ही चाहिए, इस मुफ्तीकरण के भाव से निकलना पड़ेगा। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप जब योग्य बन जाओगे ना तो अपने आप आपको मिलेगा ही है। मैं इस मत का व्यक्तिगत रूप से हूं कि जितने भी अपने स्पेशल एजुकेटर हैं, प्रत्येक विद्यालय, जो भी सरकारी विद्यालय हैं और जो भी विद्यालय हैं, सबको इंक्लूसिव का तो सब्जेक्ट आज का है ना, 90 के बाद से शुरू हुआ ना समावेशी की बात। संस्कृत तो हमारी बहुत पहले समावेशी रही है, चाहे वो गणेश को ले लो आप, गणेश जी भी दिव्यांगी तो थे, विच्छेदन उनके सिर का हुआ, एसेसिबिलिटी के लिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप पूरी सृष्टि का भ्रमण नहीं कर सकते, आप यहीं पर राम राम लिख के या माता पिता का नाम लिख के आप घूम लीजिए, आपकी सृष्टि की परिक्रमा पूरी मान ली जाएगी। ए काइंड ऑफ एसेसिबिलिटी। आप इंक्लूसिव रहेंगे, कैसे रहेंगे भाई? सबसे पहले उनकी पूजा करोगे आप, इसलिए कि उनका सिर कटा हुआ है। आप सोचिए। तो अरुण को देख लीजिए, सूर्य के साथी अरुण दिव्यांगित तो थे, वो किसी ने भगा दिया उनको क्या? ये सिर्फ और सिर्फ विदेशी शब्द है समावेशी। हमारी भारतीय संस्कृति में समावेशी कोई मतलब ही नहीं है। हमारी तो संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। और कोविड-19 में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार होने की जरूरत है। जैसे मैं सजेशन दूंगा, बच्चों को देखिए, हमारे मानसिक मंदित बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उनको कोई कोई सरफेस छू के चलना पड़ता है, तो विद्यालय उनको बुलाना नहीं चाहिए, उनको भी नहीं आना चाहिए। हाँ, जो स्वैच्छिक संगठन है जो इस तरह से अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, वह ऑनलाइन ऐसा कर सकते हैं, संसाधन अगर उपलब्ध हैं तो विजिट भी कर सकते हैं होम, महीने में 15 दिन में। उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हुए उनके मुताबिक हम लोग अपने चेंज कर सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एग्जामिनेशन उनका होना था, उसमें शिक्षा पद्धति और एग्जामिनेशन लेने के तरीके पर भी चर्चा हुई है। अपने जो वहाँ के आयुक्त हैं संदीप जी, आदेश उन्होंने पारित किया कैसे कैसे एग्जाम लेंगे। ऑनलाइन एग्जाम की ही बात आ गई तो समस्या कहीं नहीं है, थोड़ा सा हमको समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। समाधान भी उसका है, और कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। आप करना तो चाहो, आप करना तो चाहो भाई, आप एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपके पीछे देखिए कारवां बनता चला जाएगा, लोग पीछे जुड़ते चले जाएंगे। तो शासन को भी सोचना पड़ेगा। अब शासन कैसे सोचेगा? आपने देखा होगा न्यायालय में एक मूर्ति लगी होती है, उसके आंख में पट्टी बंधी होती है। उस पट्टी का अर्थ ये होता है हम कुछ नहीं देखते, समदर्शी कह सकते हैं उसको। लेकिन समदर्शी तब होता है जब देखता है व्यक्ति।
तात्पर्य यहां पर मेरा यह है कि हमको बेधड़क, बेहिचक, बिना किसी खौफ के प्रशासन को जानकारी देते रहना चाहिए ये समस्याएं हो रही हैं। जैसे आपको बताऊं, डिसास्टर मैनेजमेंट टीम बनी हुई है हर जिले में। एक भी जिले में डिसास्टर मैनेजमेंट टीम ने दिव्यांगजन की दृष्टिगत ठीक से काम नहीं किया है, जबकि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया, यह भी डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है। कितने लोगों ने आवाज उठाई हमारे लोगों के बीच में, समाज के लोगों ने? कौन उठाएगी ये बात? दिव्यांगजन उठाएंगे ना। ये बात मिनिस्ट्री तक पहुंचाई गई। आप हेल्पलाइन की बात करते हो, मानसिक मंदिर हेल्पलाइन आपने चालू कर दिया। अरे भाई, उसके घर पे खाना है कि नहीं, कम से कम ये तो देख लेते हो आप। ये भी देखना पड़ेगा ना। रोजगार के लिए भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को रोजगार गए हैं। अपने भावेश भाटिया जी हैं महाराष्ट्र के, महाबलेश्वर के, आप देखिए उनका करीब 90 करोड़ का व्यवसाय है, मोमबत्ती बनाते हैं। सारे दृष्टिबाधित साथी उसमें हैं, वो स्वयं दृष्टिबाधित हैं। भावेश जी भाटिया शिक्षित है, विद्यालय भी उनका चल रहा है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है, कोविड-19 के चलते कोई सेट गाइडलाइन आप नहीं बना सकते हो किसी के लिए, बिकॉज जो विशेष प्रकृति की बात है ना दिव्यांगों की, वह प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। और प्रत्येक, खासतौर से जो मानसिक मंदिर बंधु है उनमें तो विशेष तौर से है। ये एक सिद्धांत जो आप एक लिए बनाएंगे दूसरे पर लागू नहीं होगा। वो लागू हो जाए अच्छी बात है, परंतु लागू होना थोड़ा मुश्किल हो पाता है एक साथ। सार्वभौम यानी यूनिवर्सल नहीं बना सकते। शिक्षा के क्षेत्र में भी मानसिक मंदिर जो बंधु हैं उनके लिए आप सार्वभौम नहीं बना सकते। प्रत्येक बच्चा कैसे सीखेगा, अलग अलग तरीके हैं उसके। कोई आप बोल देंगे तभी सीख जाएगा, किसी को आपको पकड़ के लिखाना पड़ेगा तब सीखेगा, किसी के साथ आपको कुछ और करना पड़ेगा तब सीखे, प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा तब सीखेगा वो। दृष्टिबाधित बंधु भी अपने ऐसे ही हैं। कोई दृष्टिबाधित बंधु अपने बहुत तेज हैं, कोई दृष्टिबाधित बहुत स्लो हैं। अपने सामान्य वर्ग में देख लीजिए, जो दिव्यांग नहीं है, कोई बहुत अच्छे हैं, कोई बहुत कमजोर हैं। इसीलिए मैं इस मत का हूं कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति खत्म हुई, नई शिक्षा नीति आई है, उसकी दृष्टि से जो इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट आया है वैदिक भाव के तहत, आप यकीन मानिए, मुझे लगता है ये वह स्वर्णिम काल होगा जब इस शिक्षा नीति पर एक एक शब्द पर इंप्लीमेंटेशन होगा। जो शिक्षा नीति बनी है ना, वो सिर्फ एक, कह सकते हैं जैसे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है ना, जब पानी पिलाना, वो ड्राफ्ट है। जैसे सेक्शन में आता है ना, मैं आईपीसी की बात करूं तो बोलते हैं धारदार हथियार से आप किसी पर वार करेंगे तो आप पर धारा 324 लगेगी, सजा ये है। ये आईपीसी बोलती है। लेकिन सजा कैसे मिलेगी, एफआईआर कैसे होगी, एफआईआर कौन दर्ज करेगा, ट्रायल कौन करेगा, जजमेंट कौन सुनाएगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, ये कौन तय करता है? सीआरपीसी। इसी तरह से जो नई शिक्षा नीति बनी है ना, वो जस्ट आईपीसी की तरह से एक सेंटेंस बोल दिया। अब ये कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, कौन स्थायी रहेगा, कैसे पढ़ाएंगे, विद्यालय कितने होंगे, इन विद्यालयों में क्या क्या व्यवस्था होगी, सरकारी विद्यालय में क्या क्या होगा, यूनिवर्सिटीज में क्या क्या होगा, रिसर्च कैसे होंगे, संसाधन कहां से जुटेंगे, यह क्या है? सीआरपीसी समतुल्य हो गया। मींस डिटेल्ड ड्राफ्ट, डिटेल्ड पॉलिसी, डिटेल्ड रूल्स इस पर बननी है। तो नई शिक्षा नीति जो आई है, हमने देखा कुछ लोग इस पर भ्रम फैला रहे हैं। हमने देखा इस पर भी कुछ ऐसे बंधु थे, मेरी चर्चा हुई, वेबिनार में मेरी चर्चा हुई, और जब मेरा नंबर आया मैंने बताया उनको कि आप एक लाइन में क्यों देख रहे हैं इसको, नमाज मत पढ़ो, ये तो लिखा कुरान में, लोग बोलते हैं, लेकिन उसके आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसके आगे है जबकि तुम नापाक हो। वो गीता क्या बोलती है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। इसके आगे क्या है? अरे इसको ही पढ़िए ना,
भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अब हम अटके कहां हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। कोई 10 थप्पड़ हमको मार दे, कोई हमारे भारत पर कब्जा कर ले, फिर भी हम कहते रहेंगे अहिंसा परमो धर्म। नहीं, आगे बढ़िए, धर्म अहिंसा तथैव च। इसीलिए जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो शस्त्र की ही बात करते हैं। शिक्षा एक शास्त्र है। शास्त्र के मुताबिक जब हम शिक्षा अध्ययन कराएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, निश्चित रूप से भारत माता अपने परम वैभव को प्राप्त होगी। यही नहीं, आरटीई जो आया है, आरटीई यही राइट टू एजुकेशन 2000 में आया, कितना इंप्लीमेंटेशन हो गया उसका? आज भी जो बंधु हैं आरटीई कितना लाभ ले रहे हैं? नहीं मिल पाया। 2016 में एक्ट आया, आप देखिए मोर देन 33% इंप्लीमेंटेशन हो गया है। अभी और होना है, मैं उतने संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैं पाता हूं कि नहीं, हम अच्छी दिशा में हैं, सार्थक दिशा में हैं। शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं अभी जो आ रही हैं, एडमिशन तक नहीं हो रहे बच्चों के, फीस मांग रहे हैं विद्यालय के लोग, इतनी फीस दीजिए। कुछ विद्यालयों ने बहुत अच्छी पहल किया है, उन्होंने सीधे बोल दिया नहीं, फीस नहीं लेनी है, हम माफ कर रहे हैं, आपके साथ हम भी हैं। उनके स्टाफ ने भी कह दिया भाई ठीक है, कोविड-19 चल रहा है, हम भी सबका सपोर्ट करते हैं, हमारा परिवार है ये। जरा बताइए कितनी मिशनरी स्कूल हैं जिन्होंने माफ कर दिया है? इसलिए हर कोई आर्थिक रूप से परेशान हुआ है, कुछ अर्थव्यवस्था गिरी है, और जब अर्थव्यवस्था गिरी है तो इसलिए आपने देखा होगा सिलेबस का काटछांट भी हुआ है, अवमूल्यन हर जगह हुआ है। लेकिन इस अवमूल्यन को हमें अवमूल्यित नहीं होने देना है, आगे बढ़ना है, लक्ष्य ऊंचा है। बच्चों के आने जाने की सुविधा है, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं, टीचर अलग परेशान हैं, बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान है तो विद्यालय अपने भविष्य को लेकर परेशान है। वो ग्रांट मिल रही, वो अपने भविष्य को लेकर परेशान है कि विद्यालय खुला नहीं, हम कौन सा कैसे ग्रांट ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपका नॉमिनेशन है, जो ग्रांट एनईडी की प्रक्रिया है, सारा स्थिति चल रहा है। हमको आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समस्याएं ना हो। और फिर बोल रहा हूं, समस्या जैसा भी नागेश जी ने मुझसे पहले कहा शुरू में, सिर्फ और सिर्फ सोच से बनती है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। एक ऊंट का व्यवसायी था, व्यापारी थे वो, ऊंटों से व्यवसाय करते थे उस जमाने में, चले गए व्यवसाय करने के लिए, रात्रि हो गई तो बांधते हैं उनको पेड़ों में, ऊंट को। एक ऊंट की जो रस्सी थी वो नहीं थी, सारे ऊंट को बांध दिया। तो उनके एक शिष्य ने कहा भाई ये तो सारे ऊंट बंध गए, इसके लिए रस्सी नहीं बताई, गुरुजी क्या करूं मैं? कुछ देर सोचा, बोले ढूंढ लो, ने मिल जाए, रस्सी नहीं मिली, बोले फिर क्या करें? तो जो शिष्य था उनके साथ, उसको बताया कि जाओ तुम उसकी ऐसे गले में ऐसे ऐसे करके और पेड़ में ऐसे लपेट दो, ऊंट समझ जाएगा हाँ रस्सी बंध गई। बोले ऊंट तो भाग जाएगा। बोले तुम करके आओ ना, आके सो आराम से। शिष्य उनका जो साथ में था वो करके आया। सुबह देख के चौंकन्ना रह गया वो कि ऊंट वास्तव में वैसे ही जहां वो करके आया था वहीं बैठा था, वहीं खड़ा था, भागकर नहीं गया। तात्पर्य यह है कि जब अपने मना मस्तिष्क में बिठा लेते हैं कि यहां समस्या है, यहां पर बाधा है, तो बाधा
रहती है। इसलिए हम ही समस्या हैं, हम ही समाधान हैं। अहम ब्रह्मोस्मि, एको हम द्वितीयो नास्ति। जब आप इस सिद्धांत पे चलेंगे, अद्वैत के सिद्धांत पे चलेंगे, तो आप पाएंगे कि ना कहीं समस्या है, ना कहीं समाधान है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं और ब्रह्म स्वरूप हैं। हर जगह सफलता ही सफलता है, कहीं से कोई विघ्न बाधा नहीं है, और आप ही आप हैं, आप ही आप हैं। इसी के साथ, इस संकल्पना के साथ, इस भाव के साथ कि आप सभी आगे बढ़ेंगे, भारत माता को परम विभू तक पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आप सभी प्रतिभागियों को जो हमसे जुड़े रहे, इतने धैर्यपूर्वक आपने हमें सुना। और धन्यवाद देता हूं श्रीमान नागेश जी को, आपकी संस्था को, कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए। मैं भी मानव हूं, त्रुटियां हो सकती हैं। यदि कोई त्रुटि हुई हो, आपको कहीं से पीड़ा पहुंची हो मेरी बातों से, तो निश्चित रूप से मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन विचार हमारे छात्रों और श्रेष्ठ जनों के मध्य रखे। जैसा कि मैं प्रत्येक कार्यक्रम में हमारे जो विद्वत जन, हमारे जो श्रेष्ठ जन अपने विचार रखते हैं, उनका एक सार अपने छात्रों के लिए अवश्य प्रस्तुत कर देता हूं। इस संदर्भ में मैं बता दूं कि सर ने जैसे ही अपना व्याख्यान प्रारंभ किया, उन्होंने पहला कोटेशन, पहला जो मेन हेडिंग हमें दी, वह थी हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं विचार श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहने चाहिए। देखिए, बहुत निम्नवत विचार व्यक्ति को गर्त में ले जाता है, तो उत्कृष्टता की तरफ जाने का एक ही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है कि आपका चिंतन श्रेष्ठ हो। यह सर ने हमें बताया। दूसरे पक्ष पे सर ने कहा भारतीय संस्कृति की मर्यादा ही सर्वश्रेष्ठता रही है। मर्यादा का पालन, जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम का उदाहरण दिया, मर्यादा का पालन ही पूरे जीवन को खपा देने की पूरी प्रतिपूर्ति है जी। मर्यादा कैसे रहेगी, श्रेष्ठता कैसे बनी रहेगी, हम समाज के लिए किस तरीके से एक आदर्श स्वरूप स्थापित करेंगे, इसके लिए हमारा व्यक्तिगत रहेगा कि नहीं रहेगा, हमारा व्यक्तिगत उत्थान होगा कि नहीं होगा, हमारा व्यक्तिगत विकास होगा कि नहीं होगा, या हम व्यक्तिगत कुछ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यह कोई सोचने का विषय ही नहीं होता। हम समाज के लिए क्या बनेंगे, हम समाज को क्या बनाएंगे, हम समाज के सामने एक चित्र क्या रखेंगे, यह शिक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा होती है। सर ने हमें ज्ञान कराया। आगे आपने कहा कि सिर्फ अनुसंधान से काम नहीं चलेगा, रिसर्चों से ही काम नहीं चलेगा। उन रिसर्चों से प्राप्त निष्कर्षों को हमें एडी के माध्यम से दृष्टि दिव्यांगों तक या अन्य दिव्यांगों तक कम से कम दाम में उनकी उपलब्धता करानी पड़ेगी, जिससे समाज में रह रहे हमारे दिव्यांगजन और सशक्त हो सके और आसानी से उसका प्रयोग कर सके। आपने कहा दृष्टि का भेद है और कोई भेद नहीं। बिल्कुल सत्य बात सर। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो सब हमें अच्छे लगते हैं, अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगते हैं। हमारे बच्चे इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअली इंपेयरमेंट एक पेपर पढ़ते हैं, उस पेपर में स्पष्ट रूप से इन बच्चों को बताया गया है कि देखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेइंग, देखने की जो प्रक्रिया है वो हमारे अंतर्मन में स्थिति होती है। हम देखना कैसे चाहते हैं इस पे निर्भर करता है, न कि अगले व्यक्ति पर। तो आप कैसा देखना चाहते हैं आपका। आगे आपने कहा कि सकारात्मक रहने हेतु सब में ईश्वर का रूप देखे, दैवत्व देखे, सबको पूजनीय देखे। आगे आपने कहा विद्यालय सिर्फ सेवा हेतु होना चाहिए, व्यापार हेतु नहीं। सबसे सुंदर आज के कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात सर, सभी विशेष शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ा संदेश आपने कहा। हम सेवा धर्म में लगते हैं, व्यापार धर्म में नहीं। हमें सेवा धर्म का ही काम करना चाहिए।
दिव्यांगजनों को उनके अधिकार दिलाना है, उपकार नहीं करना है। उपकार भाव न रखें, अधिकार भाव रखें। उसके आगे आपने कहा सिर्फ सरकारी नौकरी पाना अध्यापक का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। मेरे जितने भी इसमें छात्र छात्रा जुड़े हैं उन सभी छात्रों के मध्य मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह दूं, पूरे भारत में अगर आप सभी सेक्टर को मिला लेंगे तो सरकारी स्तर पर 5% से ज्यादा कर्मचारी नहीं काम कर रहे होंगे। 95% क्या कर रहा है जरा उसका भी पता लगाइएगा। वह श्रेष्ठवत अपने भाव व्यक्त कर रहा है और देश की सुरक्षा, संरक्षा एवं आज अपना भाव रख रहा है। आज हमारे जितने पूजनीय चरित्र हुए हैं कोई सरकारी नौकर नहीं रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति रही है कि कोई भी टाटा बिरला पूजनीय नहीं बन पाया, जबकि महात्मा गांधी या गोडसे या कोई और बहुत हमारे श्रेष्ठवत जन, सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, आजाद चंद्रशेखर जी रहे हो, इत्यादि श्रेष्ठवत महापुरुष, क्या वो नौकरी से श्रेष्ठ हुए? नहीं, वे अपने कृतकर्म से, वे अपने सच्चरित्र से, वे अपने व्यवहार से। सबसे बड़ी बात जो उनमें रही, अपने श्रेष्ठ जन के सामने कहते हुए बड़ा गौरव होता है कि उनके कथनी और करनी में एक रूपता थी। जो कहते थे वही करते थे। ऐसा नहीं था कि कहते कुछ थे और करते कुछ थे। जो कथनी और करनी थी वो सेम थी। अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह गुण होना चाहिए। आप लोगों को बताया भी गया होगा, बार बार बच्चों से मैं कहता भी रहता हूँ, हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। जिसके लिए संकल्पना हमने मन में बनाई है वह संकल्पना दृढ़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं क्षण रुस्तम क्षण तुस्तम, क्षण क्षण छड़ा क्षण छड़ा क्षण हम बदलते रहे। नहीं, एक संकल्पना का निर्धारण हो गया है। विद्यार्थी छात्र हित सर्वोपरि है, तो चाहे जैसी स्थिति हो हर परिस्थिति में छात्रों के हित के लिए सफल प्रयास जो भी हो सकेंगे वो किया जाएगा। आपने कहा कि हमें आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर प्रयास से ही हम सफलता प्राप्त करेंगे। आज के इस लाइव क्लास, लाइव वेबिनार में आपने हमारे छात्रों को बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ऊर्जावान शब्दों से ओतप्रोत किया सर, तथा सभी को आधुनिक शैक्षिक परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं से परिचित भी कराया। इसके लिए पूरी संस्था की तरफ से और पूरे अपने इस शैक्षिक जनमानस की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद तथा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्नेह अपेक्षित रहेगा। सादर प्रणाम सर। सभी विद्यार्थियों को जैसे मैंने सूचित किया था कि आपकी कार्यक्रम में लगातार रहे, तो 3 बजे से डॉक्टर सुदीप दुबे जी का वेबिनार रहेगा आपके समक्ष। आप अभी लेफ्ट कर सकते हैं। 2:40 या 2:45 पर फिर आप जुड़िएगा। सभी का स्वागत रहेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। सादर धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम।